कंसेप्ट को मैं काउंसलिंग में भी यूज़ करता हूँ। आजकल बहुत सारे बच्चे आते हैं सोसाइटी ऐसे बच्चे बोलते हैं सर मैंने पता नहीं क्या मुझे इस घर में क्यों जन्म ले लिया मैंने, अब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में क्लैश हो गया। मैं अक्सर बोलता हूँ कि बेटा तुम इस घर में जीवित अगर उत्पन्न हुए हो तो उसमें तुम्हारा दोष है, तुम्हारे पिता का दोष नहीं है। सर ऐसे कैसे? मैंने कहा जब तुम एक नया टूल ढूंढ रहे थे आकाश में विचरण करते हुए उस जमाने में, उस समय पर तुमको लगा कि ये टूल तो यहाँ अगर मैं उत्पन्न होगा तो इस परिवार की जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली मेरे लिए बेस्ट है, उस आत्मा को लगा उसने चूज कर लिया। अब यहाँ आने के बाद तुमको कुछ नया ही समझ में आ रहा है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो तुम परेशान हो। बेसिकली योर आत्मा हैज chosen the womb of your mother and the family, not the parents. पेरेंट्स जाकर बच्चों को बोलते हैं ना कि मम्मी बाजार से लेके आएंगे, ऐसा बोलते हैं बच्चों को समझाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो दिस एज फॉर द टेक्स्ट, एज फॉर द सन। वापस आप अपनी बात को तो मजाक की बात नहीं। सो वी हैव द कारण शरीर, राइट। अब अगर हम पंचकोश से भी कोरिलेट करें तो अन्नमय कोश और थोड़ा सा प्राणमय कोश, दैट कंस्टिट्यूट्स स्थूल शरीर, राइट। नाउ द pranamaya kosh, the subtle part of the prana, the pranamaya kosh and manomaya kosh constitutes sukshma sharir, right? And big part of vijnanmaya kosh. इतना सूक्ष्म शरीर हो गया। And the left of the vijnanmaya kosh and anandmaya kosh constitutes the कारण शरीर। और पहले मैंने कोरिलेट कर दिया कि स्पिरिचुअलिटी के लिए आपका विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश का ब्लिसफुल होना, हेल्दी होना, सिंपल सी भाषा में बोलूं, इज इम्पॉर्टेंट। इतनी सी भाषा में आके तीनों चीज कोरिलेट कर लिया हमने, टाइप्स ऑफ बॉडी कोरिलेट कर लिया, आयुर्वेद, मॉडर्न साइंस, योगा का जो व्यू है, जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है योग की, वो मैंने हल्का सा समझा दिया आपको, तीनों का व्यू समझ में आ गया। अब इसमें किस कंपोनेंट से हमें स्पिरिचुअलिटी गेन होगी? हमारे कारण शरीर के माध्यम से, पंचकोश में विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश, इसको डेवलप करना है टू गेट द स्पिरिचुअल, राइट। अब हम अपनी बॉडी के किस कंपोनेंट पे काम करें जिससे कि हमको ये मिले? सो दैट इज कॉन्शियसनेस, चेतना। पहले शरीर की बात करी हमने, फिर मन और बुद्धि की बात करी, और थर्ड एस्पेक्ट क्या बात कर रहे हैं? चेतना की बात कर रहे हैं। सो हाउ टू ग्रूम योर कॉन्शियसनेस, that will result into your spirituality. How much you will work on the consciousness, that will work within your Vijnanmaya kosh and finally the Anandamaya kosh. कुछ कनेक्ट हो रहा है चीज़ों? क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, मैं इसी तरीके से जब तक कोई चीज़ कनेक्ट नहीं होती, I don't believe, right? शब्द को तोड़िए, अधि आत्मा। अभी आदि शब्द को समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है योग में। जिसने आदि समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया, उसको आदि समझ में नहीं आया वो सिर्फ शब्दों का में खेलेगा, एप्लीकेशन इज जीरो। व्हाट इज आदि? सुनो, सम आदि, व्याधि, समाधि, व्याधि और आदि आत्मा, सब में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? आदि। और योग पूरा का पूरा योग विषय इन तीन के बीच में घूम रहा है, व्याधि, समाधि और अध्यात्म। व्याधि उससे बेटर, समाधि उससे बेटर, आदि आत्म, अध्यात्म। लिखा हुआ कुछ ना? सिंपली समाधि की बात बहुत लोग करते हैं, ठीक है, आपने जो जाना है सब कुछ सही जाना है, मैं आपको एक नया कंसेप्ट देता हूं समाधि। नाउ आई हैव टू कंपेयर समाधि एंड आदि, samadhi and vyadhi, health and disease. So as per yoga science or as per the concepts of yoga, samadhi is the state of total health. Note karo, samadhi is the state of total health, and vyadhi is the state of any disease or disorder. So how you take up yourself from the state of vyadhi to samadhi? कैसे ले जाएंगे? ये करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मेटाबॉलिज्म ठीक करेंगे, ये लैब टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट करेंगे, करते रहो। वैसे ही आसन के नाम पे फिजियोथेरेपी हो रही है ना, वैसे ही योगा थेरेपी के नाम पे बाकी सारी फिजियोथेरेपी हो रही है। आई डोंट बिलीव इन दिस।
When your Adi is disturbed, you are in the state of Vyadi. Vi and Adi. When the Adi is disturbed, it's not uniform, it's not balanced, it's not uniform. You are in the state of Vyadi. It may be remarkable or may not be remarkable. अच्छा, डिजीज कंडीशन भी हम समझते हैं जब हमें सिम्टम्स हो जाएं तब हम डिजीज हैं, ऐसा नहीं होता। हमें हेडेक होता है लेकिन हमको बीमार नहीं मानते, लेकिन क्या आप स्वस्थ हैं? नहीं। आपके पैर में दर्द हो रहा है, आप हेल्दी तो नहीं हो, लेकिन आप अपने आप को बीमार नहीं मानते। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी नहीं है। तो रोगी का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो अस्पताल में बेचारा लेटा हुआ है, वो ही रोगी नहीं है। जो स्वस्थ नहीं है वो सारे रोगी हैं, या तो स्वस्थ होगा या रोगस्त होगा। अब रोग की इंटेंसिटी कितनी है वो दूसरा एस्पेक्ट है। बियरेबल है, नॉन बियरेबल है, कंफर्टेबल है, नॉन कंफर्टेबल है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट कंसेप्चुअली अगर हम बात करें, सो आइदर बायोलॉजिकल आइडेंटिटी विल बी हेल्दी और नॉन हेल्दी। सो नॉन हेल्दी मीन्स व्याधि। तो सिंपल सा योग के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन है when an Adi is not, और हम ये कहते हैं योगा थेरेपी में कि the management starts from मनोमय कोश and Adi resides in मनोमय कोश। Adi means what? और जब ये आदि आत्मा के साथ जुड़ जाए तो ये अध्यात्म है। जब ये आदि अपने आप में स्टेबल रहे तो समाधि है, और जब ये आदि स्वयं में डिस्टर्ब रहे तो व्याधि है। सिंपल समझ आ रहा है बिल्कुल, राइट? तो सारा खेल सिर्फ आदि का है, और पूरा योग सिर्फ आदि को कंट्रोल करने का नाम है और कुछ नहीं। आप अष्टांग योग करें, आप सप्तांग योग करें, आप षडंग योग करें, आप चतुरंग योग करें, पढ़े इन सारे योग पढ़ लो। स्वामी स्वात्मानंद जी ने कौन सा योग का उल्लेख किया है हठ प्रदीपिका में? चतुरंग योग। महर्षि गेरट ने सप्तांग योग, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग। 20 उपनिषद पढ़िए, योगोपनिषद, आपको और भी योग मिलेंगे। ठीक है, ये नंबर ऑफ क्या अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जिसमें से कॉमन क्या है सब में? अगर 2 अंग भी होंगे तो उसमें ध्यान और समाधि 2 कॉमन, बाकी चाहे हो चाहे ना, क्योंकि यही फाइनल डेस्टिनेशन है योग का, राइट? क्योंकि हमें क्या करना है? सम आदि को कंट्रोल करना है। दैट्स इट। आदि क्या है पता है? कोई बहुत बड़ा कोई गुरु व्यवस्था नहीं है, सिर्फ अपने चिंतन, चेतना में उत्पन्न होने वाली वृत्तियां, चित्त में उत्पन्न होने वाली वृत्तियां, यही आदि है। सिंपल भाषा में समझ, जिसे अपने विचारों पर नियंत्रण है वो समाधिस्थ है, और जिसे विचारों पर नियंत्रण नहीं है वो रोगी है। सिंपल सी भाषा में, भी आदि और समाधि। अब ये व्याधि कैसे होता है, उसका मेटाबॉलिज्म से मॉडर्न साइंस से क्या रिलेशन है, ये पढ़ना हो तो फिर कभी आएंगे। अब इसे कितना समझ लीजिए। I can correlate all the metabolic disorders with the disbalanced state of विचार, समग्र विचार, सब विचार, किसी को वृत्ति, विचार मैंने तो लाइट वर्ड यूज करके आपको समझने के लिए, योग की भाषा में इसको वृत्ति कहा है। और वृत्ति से फिर बिहेवियरल साइंस में ये प्रवृत्ति बन जाता है। हम उधर नहीं जा रहे, राइट? नाउ what finally you have to do? You have to regulate the vrittis to make them balanced. हो गया समान। और सम होने के बाद इसको आत्मा जो कि सात्य रूप है, सत्य रूप है, उसके साथ अटैच करके उसके समरूप कर दिया जाएगा, उसके समरूप कर दिया जाए, आत्मा के समरूप कर दिया जाए, तो ये है आदि आत्मा, स्पिरिचुअलिटी। अब आपको एप्लीकेशन समझ आ गया स्पिरिचुअलिटी करना क्या है। तो पहले आप समाधिस्थ हो, पहले अपने विचारों को नियंत्रण करके बैलेंस रखें। किसी के कहने, जिस दिन आपको किसी के कहने, कहलाने और इसके का फर्क पड़ना बंद हो जाएगा और अपने एम की तरफ आप रस रहेंगे, तो उस दिन मान लीजिएगा कि आप समाधिस्थ हो रहे हैं। और जब वो व्यवस्था आपकी बन जाए, तब उसको फिर अपने सत्य कंपोनेंट जो आत्मा का उससे कोरिलेट करने की कोशिश करने लगेगा, तब ये आपकी जर्नी शुरू होगी आध्यात्म की।
is practically you have to perform, right? Now, जो ये आपका वृत्ति है, अब इसको समझने के लिए आप षटकर्म करते हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, वो प्राणों के लेवल पर करते हैं, सटल बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। जब ये कंट्रोल हो जाता है तब कॉन्शियस कंट्रोल होता है, राइट? अब एक और चीज़ आपने सुनी होगी ना, मैं इसी की बातों का एड ऑन करता हूँ। कॉन्शियस लेवल पर भी लोगों को क्लासिफाई हम लोग करते हैं, हाँ, सुपर कॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, उच्च चेतना की अवस्था, मध्यम चेतना अवस्था, निम्न चेतना अवस्था, बहुत सारी बातें करते हैं। कभी समझा है इसको? आपको समझाना पड़े तो कैसे समझाएंगे किसी को? चलिए, एज अ फिजिशियन किसी को आपको डायग्नोज करना पड़े और रिटर्न में सर्टिफाई करना पड़े कि ये व्यक्ति अधो चेतना के स्तर का व्यक्ति है, ये मध्य चेतना के स्तर का व्यक्ति है, ये उच्च चेतना के स्तर का व्यक्ति है, या ये उच्चतम चेतना के स्तर का व्यक्ति है, तो कैसे करेंगे? जो मर्जी में अगर शक्ल देख के बोल देंगे क्या? नहीं। कैसे करेंगे इसको? या स्वयं के लिए कैसे निर्धारित करेंगे कि आपकी चेतना की अवस्था कौन सी है? अगेन वही फैक्टर आएगा कि आपकी जो डिसीजन हो रहे हैं ना, डिसीजन मेकिंग, उसमें विचारों का कितना रोल है, इसी पे डिपेंडेंट हो जाएगा कि आपकी चेतना की अवस्था कितनी उच्च है, कितनी निम्न है। जब अपनी कॉपी में एक पेज बनाइए, एक बॉक्स बनाइए, बड़ा सा बॉक्स, उस बॉक्स को बीच से डिवाइड कर दीजिए। वो बॉक्स आपकी आइडेंटिटी है। बॉक्स के ऊपर का कंसेप्ट है, ऊपर लिख लीजिए उसका अंतःकरण और नीचे लिखिए बाह्यकरण, क्योंकि आपको कंट्रोलिंग करने वाले दो करण हैं, बाह्यकरण कंट्रोलिंग करने के और अंतःकरण कंट्रोल करने। मुख्यतः अंतःकरण कंट्रोल करने। समझिए उसका अंतःकरण है क्या? अंतःकरण के अंदर जो बीच में लाइन लिख सके ना, लाइन, उसके मार्जिन में मन दोनों का कनेक्शन करने वाला, इंद्रिय या इंग्लिश। जो बाह्यकरण है नीचे का, उसमें आप लिख लीजिए दो कंपोनेंट, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, फिर तन्मात्रा। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और दोनों के बीच में लिखिएगा तन्मात्रा, दोनों के बीच में। ठीक है जी? आपको समझा रहा हूं कैसे आप कैसे काम करते हैं, आप क्यों कुछ भी करते तो कैसे करते हैं, वही समझा रहा हूं मैं। अंतःकरण के बीच पहले का मन, फिर उसके ऊपर लिखिए बुद्धि, मन के ऊपर लिखिए पहले अहंकार, मन के ऊपर लिखिए अहंकार, अहंकार के ऊपर बुद्धि। ठीक है? उसके ऊपर लिखिए संस्कार। लिख लिया? अब देखिए, सबसे पहले मन में एक वृत्ति उत्पन्न होती है। तो वृत्ति कैसा काम है? अंतःकरण काम है। अंतःकरण मन में उत्पन्न होती है। सबसे पहले ध्यान रखिए, मन में वृत्ति उत्पन्न होती है। अगर वो मन की वृत्ति सीधे, अच्छा, वो मन की वृत्ति भी कहां से उत्पन्न होती है? इंद्रियों से। ठीक है? इंद्रिय से मन। ठीक है? इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, तन्मात्रा एंड देन मन, ये लिंक बनेगा, लाइन बना लीजिए। ज्ञानेंद्रिय, वो उससे फिर इफेक्ट होगा तन्मात्रा, और तन्मात्रा से मन पे जाएगी, ये कनेक्टिविटी बनेगी। कोई भी परसेप्शन आप फील करेंगे इंद्रियों से, तन्मात्रा के माध्यम से उसका ज्ञान होता है और वो मन तक पहुंचता है। अगर मन ने इसी इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट कर दिया, अब मन को जोड़ दीजिए कर्मेंद्रिय से, सीधे मन को जोड़ दिए कर्मेंद्रिय से। अब समझ में आया कि जो ये अधो चेतना के स्तर के व्यक्तित्व का इंडिकेशन, जिसने सिर्फ मन की बात सुनी और डिसीजन ले लिया और कर्म को एग्जीक्यूट कर दिया। ज्ञानेंद्रिय, तन्मात्रा, मन।
ज्ञानेंद्रिय, तन्मात्रा, मन से सीधे कर्मेंद्रिय। ठीक है। दूसरा व्यक्ति ज्ञानेंद्रिय, तन्मात्रा, मन से अहंकार, और अहंकार से फिर उसने एग्जीक्यूट किया, माने डिसीजन लिया उसने कर्म करने का, किसके बाद, किससे पूछने के बाद, अहंकार से। अभी यहाँ अहंकार का मतलब ईगो मत समझ लीजिएगा, आई एम सॉरी, दिस नॉट ईगो। 99% बच्चे ही गलती करते हैं। यू नो व्हाट इज अहंकार हियर? द पैटर्न ऑफ योर लाइफ। आप जिस परिवेश में उत्पन्न हुए हैं ना, उस परिवेश में क्या उचित है क्या अनुचित है, ये आपके मानस पटल पर निहित हो जाता है। ये अहंकार का कार्य है। जैसे किसी के घर में बिजनेसमैन है, झूठ बोलना आम बात, तो उसके यहाँ कोई झूठ बोलने का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसके अहंकार पे वो झूठ बोलना या समय के हिसाब से कुछ भी बोल देना वो चलता है। लेकिन दूसरे किसी का स्पिरिचुअल व्यक्ति है, उसके अंदर छोटे से झूठ भी बहुत बड़ा मायने रखता है, वो उसका अहंकार। आप समझ आए? जिसको कि आशय कहा है महर्षि पतंजलि ने, वही अहंकार है। तो जो इस पैटर्न को, इसका एग्जांपल मैं दूं, ये पैटर्न कैसे बनता है? सोशल कल्चर्स, सोशल रूल्स, धर्म है ना, हमारा आशय, हमारे आसपास क्या प्रचलन है, उस प्रचलन के हिसाब से क्या उचित अनुचित है, ये निर्णय कौन करता है? अहंकार डिसाइड करता है। ये भी अहंकार करने का ही बात है। कुछ बच्चे हैं ऐसे, तो दूसरे बच्चों से गलत काम करने के लिए बोलते हैं, बोलते नहीं मैं नहीं कर सकता भाई, मेरे फैमिली में अलाउड नहीं है, मैं नहीं कर सकता। दूसरे बोलते हैं अरे क्या फर्क पड़ता है? ये सबका अहंकार। असल में अहंकार लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हमारा यूथ खत्म करता चला जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हमारे कल्चर से डेवलप होता है। सो द एप्लीकेशन ऑफ कल्चर इन अवर अंतःकरण, उसका कॉम्पोनेंट भी ये अहंकार है। अब ये अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, ये सात्विक हो सकता है, राजसिक हो सकता है, तामसिक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर पेरेंट्स, योर पेरेंटिंग। आपके परिवार में क्या प्रचलन है उसके आधार पर ये होता है। इसमें आपके पूर्वजों का बहुत बड़ा रोल होता है। अभी संस्कार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, व्यवहार की बात कर रहा हूँ। इसके बाद एक व्यक्ति है, उसी बात पर एक व्यक्ति को पहले ज्ञानेंद्रिय लिया, इंफॉर्मेशन तन्मात्रा के थ्रू पहुंचा मन के पास। मन ने पहले पूछा अहंकार से, एक क्वेश्चन आया, नहीं अभी भी सही नहीं है, उसको बुद्धि से ही पूछो, ठीक है। तो उसने बुद्धि का भी एप्लीकेशन किया। उसके बाद जो निर्णय आया, दैट विल बी एक्सिक्यूटेड थ्रू कर्मेंद्रिय। ये और कुछ चेतना का व्यक्तित्व हो गया। समझ में आ रहा है? और इस प्रकार से जितने कार्य हो रहे हैं, नाउ आई एम कमिंग बैक टू द कंसेप्ट ऑफ कर्म एंड कर्माशय। जितने कर्म हो रहे हैं इस प्रकार से, मैंने आपको बिल्कुल फंक्शन, आपको पूरी, आप कुछ भी करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसका पूरी एनाटॉमी कुछ ज़्यादा समझा दी मैंने आपको, साइकोलॉजी और वैदिक साइकोलॉजी के लैंग्वेज में। ये जो भी कुछ आप पैटर्न बना रहे हैं, ये सब पैटर्न के इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहे हैं कर्माशय में, तो उसके ऊपर बैठा है। वो भी अंतःकरण का ही पार्ट है। कुछ लोग उसको अंतःकरण का पार्ट मानते हैं, कुछ लोग उसको कारण शरीर का पार्ट मान करके अलग कर देते हैं और बोलते हैं द इम्प्रेशंस ऑफ सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर इम्प्रिंटेड इनटू द कर्माशय एंड दैट विल रिजल्ट, दैट इम्प्रेशंस विल रिजल्ट इनटू द नेक्स्ट बर्थ, राइट। तो यहाँ पर बंधन और मुक्त कंसेप्ट क्या होगा कि हमें अपने कर्माशयों को खाली कर देना है, एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मुक्ति। When the karmasha will be free of any impression, then the Atma will not be in a state to take any other birth or any other tool to sublimate all these impressions. समझ आ गई की बात? तो जो भी आप कर्म करते चले जा रहे हैं, इनका impressions बढ़ता जा रहा है आपके कर्माशय का। So this is how I have just cleared out your conceptual understanding upon the karma, antahkarana and karmashaya. तो इसको समझ लिया आपको, तो सारा कर्म का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जन्म, मुक्ति, मोक्ष, बंधन, वो सब भी क्लियर हो जाएगा। और कर्म करते वक्त आपकी चेतना के स्तर वो भी क्लियर हो जाएंगे, एंड आपको किस स्तर पर कार्य करना है जिससे कि इंप्रेशंस कम से कम हो। आप जितने उच्च स्तर से कार्य करते हैं, उतने इंप्रेशन कर्माशय पर कम होते हैं। एग्जाम्पल दो, आप एक झूठ बोलते हैं
तो उसको बचाने के, उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको कितना सारा सोचना पड़ता है, और उन सब के इंप्रेशन आपके कर्माशय में पड़ते रहते हैं। एक आपने सच बोला, सिर्फ एक इंप्रेशन खत्म। सो दिस इज हाउ यू कैन मिनिमाइज, this is how you can minimize the impressions on your karmashaya to get liberation and mukti in this very life only through yoga। ठीक है, अब योग से कैसे होगा? धारणा ध्यान समाधि, this will be done with धारणा एंड ध्यान। और धारणा ध्यान करने के लिए आप सक्षम हो सको, इसके लिए पूरा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की बात करें, आप इसकी कैपेबल हो सको धारणा ध्यान करने के लिए, इसके लिए आपको ये सब काम करना है। अगर आप सक्षम हैं, अगर आपके अंदर वृत्तियां डिस्टर्ब नहीं है, तो आवश्यकता नहीं है आसन और प्राणायाम और ये सब करने की, नॉट रिक्वायर्ड। स्वामी स्वात्मानंद तो बोलते हैं कि राजयोग की प्राप्ति का ये टूल मात्र है। हठयोग, हठयोग अपने आप में कुछ नहीं, सब होने टूल। तो राजयोग, व्हाट इज राजयोग? when you are in the state of samadhi, simple, बिल्कुल उन्मुक्त, सच है, सच बोलना है, व्यक्त करना है, खत्म बात पे प्रेशर रखना ही नहीं है दिमाग में। हम क्यों पूछने सकते हैं? और जब भी ऐसा रहेगा उसको स्ट्रेस होगा क्या कभी? ये सब बातें तो बहुत नगण्य होगी। सो आई हैड ट्राइड, मैं ये मान के मैंने सब बताया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट हमारे बैठे होंगे, उनको लिखना भी है, पढ़ना भी है, समझना भी है, और कल को शोध कार्य भी करना है। अब इसीलिए मेरा अगला एक कंसेप्ट आ रहा है जो मुझे अभी करनी है, पीएचडी करानी है बच्चों को, एंड दैट इज द न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोपर्सेप्शन हो चुका है, जो मैंने प्रूव कर दिया है साइंटिफिकली कि जो है आपका हर कोशिका के अंदर आनंदमय कोश है, हर कोशिका के अंदर विज्ञानमय कोश है, हर कोशिका के अंदर मनोमय कोश है, सब कुछ डेवलप। इसके बाद what is neuroplasticity? Neuroplasticity means to generate the new connections within the neurons of your brain. That is neuroplasticity. इसको देखना काम होना है, काम शुरू करना है। तो हम जो योग के छात्र हैं, सिर्फ योग पढ़ लेने मात्र से काम नहीं चलेगा। 2-4 प्राणायाम कर लेने से और सर को पैर पर रख लेने से, पैर को सर पर रखने से काम नहीं चलेगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जनमानस को समझाना और उन लोगों को समझाना और स्पष्ट करना उनकी भाषा में जो योग के विपरीत है। यहाँ तक हमारा कार्य जाता है, और अपने ज्ञान विज्ञान और विषय का स्थापन के लिए छात्रों की जिम्मेदारी है, ध्यान रखिएगा। मुझे अभी भी बुलाता नहीं एग्जाम वगैरह के रूप में, 19 सर आए फेल करके जाएंगे पक्का। मुझे छात्रों को फेल करने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। क्यों? मेरा मानना है कि एक सेनापति हो, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, क्योंकि भीड़ वृत्तियों को डिस्ट्रैक्ट करेगी, बनाएगी कुछ भी नहीं। Should be with a firm knowledge, every answer one should have with the science and the text. So you have to study all these things with the practical applicability. एक दिन क्योंकि आज का ज़माना आगे आने वाला ज़माना स्किल का है भैया, ज्ञान का रख करके सर पे घूमेंगे क्या? कौन पूछ रहा है? If that knowledge is not applicable for any second person, who is going to pay you? Nobody is going to pay you. Whatever the knowledge you have, if it is not applicable for any second person, why he will be paying to you? क्यों नहीं करेगा भाई? So the applicability of the yoga is very much required nowadays. So I hope कि मेरा जो concept था आपका spirituality and yoga, हाँ उसकी पूरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। आपको कहाँ काम करना है, किस पे काम करना है, कैसे काम करना है, ये देखना है। अच्छा, बातों खत्म करने से पहले मैं दूसरा समझाया था, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, धारणा एंड ध्यान समाधि तो करें कैसे? स्पेसिफिकली कोई किसी को करा नहीं सकता, कोई किसी को ध्यान नहीं करा सकता। आप करा सकते हैं, मुझे करा दीजिए। वो अलग बात है, सेंटर चल रहा है, खूब पैसा, बिलियन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है आज की डेट में मेडिटेशन सेंटर का। प्रिंसिपली इट्स नॉट पॉसिबल। कैन यू क्लैरिफाई एग्जैक्टली ऐसे कि क्या होता है धारणा ध्यान समाधि में, होता क्या है? समझाता हूँ बस एक लाइन। एक व्यक्ति है, दिस मैन
बाकी साधक है, एक साधक है। इस साधक के ऊपर इसका मनोमय कोश है, मनोमय कोश है, ब्रेन में हो, पूरी बॉडी में, कहीं भी इसका मनोमय कोश है। मनोमय कोश में बहुत सारी वृत्तियां उत्पन्न चल रही हैं, वृत्तियां, राइट। तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, धारणा का क्या किया हमने? सिर्फ एक काम किया है कि इसकी वृत्तियों को कम किया है। आसन से कम किया, प्राणायाम से कम किया। प्राणायाम से वृत्ति कम होती कि नहीं होती है? बताओ कैसे होती है? चले बात चले चित्तम निश्चलम, चले हो गया, आंसर मिल गया। प्राणायाम से, प्रत्याहार से वृत्तियां कम होती कि नहीं होती हैं? होती हैं। इंद्रियों को विषय से अलग कर दिया, आदि वृत्तियां खत्म हो गई। तो ये जितना कार्य चल रहा है, शक्रिया से लेकर के आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, सिर्फ एक ही काम हो रहा है, वो है वृत्ति निरोध। ठीक है। और अगर ये नहीं हो रहा है और बाकी कुछ भी हो रहा है तो योग नहीं, कुछ और होगा, राइट। धारणा की स्थिति में क्या होता है कि हमारे चेतना पर सिर्फ एक वृत्ति शेष रहती है। ध्यान से सुनना, एक वृत्ति। जब आपकी समस्त वृत्तियां खत्म होती जाएं और एक वृत्ति आपकी चेतना पर शेष बचे, तो समझ लेना कि आप किस स्थिति में है? धारणा की देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। अब ये व्यक्ति है, इसकी चेतना है, ये इसका ध्येय है यहाँ पर, तो देश। अब चित्त में कितने कंपोनेंट है? ध्यान रखिएगा, इस चित्त पर एक ध्येय है, एक वृत्ति है, तब भी इस वृत्ति के 3 कंपोनेंट होंगे। एक तो ध्येय का देश, दूसरा बंध, द कनेक्टिविटी बिटवीन द टू, ध्याता और ध्येय के बीच में संबंध, ये 2 होगा। दूसरा कंपोनेंट हो गया, और तीसरा ध्याता स्वयं। तो जिस वक्त आपकी चेतना पर सिर्फ 3 इंप्रेशन शेष रह जाएं, ध्याता, ध्येय और संबंध, देश, बंध, चित्त, इनका रिलेशन इस धारणा, अदरवाइज धारणा नहीं। इतना आसान है, लोग ध्यान कर लेते हैं, धारणा की समझ नहीं आता कैसे कर सकते हैं, गलत बात। और जब इसको हम और प्रगाढ़ कर, किसी एक वृत्ति को इतना प्रगाढ़ कर दें कि इस एक वृत्ति के जो 3 कंपोनेंट हैं, उसमें से ध्याता का कंपोनेंट भी खत्म हो जाए, ठीक है, तो बचेगा ध्यान, तत्र प्रत्यैकतानता। वो 3 हमने अलग अलग देख रहे थे, इस एक वृत्ति के 3 हमने अलग अलग देख रहे थे, तीनों को एक कर दो, अब सिर्फ एक ही रहेगा, क्या? ध्येय। दैट इज द स्टेट ऑफ ध्यान। और जब ना ध्याता का शेष रह जाए, वृत्ति का भान, ना ध्येय का, ना संबंध का, शून्य, वृत्ति के स्वरूप में शून्य। क्या चेतना नहीं है इस स्थिति में? क्या ध्यान, क्या चेतना नहीं है कि चित्त नहीं, सब कुछ है, तो है क्या? वृत्ति शून्य हो गई, वृत्ति के समस्त कंपोनेंट शून्य हो गए। दैट इज द स्टेट ऑफ समाधि। यानी कि वृत्ति शून्य तो आधि सम, क्योंकि आधि को डिस्ट्रैक्ट करने वाला सिर्फ और सिर्फ वृत्ति है। जब तक वृत्ति है आप व्याधि में हैं, जैसे ही वृत्ति खत्म आप समाधि में हैं, और जैसे ही ये वृत्ति अटैच हो जाती है आत्मा के साथ कोलेट हो जाती है, दैट बिकम्स अध्यात्म। आई होप आई हैड clarified the conceptual understanding of these 3 states, from the state of being ill or disordered up to the state of total health and up to the state of spirituality, that is the supermost state of your existence. ब्लैकबोर्ड तो और अच्छा लगता है, कोई बात बिल्कुल। So with this I would like to say thanks to your patience hearing and to the organizers of this event, especially our Gurujans. Thank you. कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं? हाँ। नहीं। हाँ, क्योंकि
जब तक वृत्ति रहेगी वो डिस्ट्रैक्शन में रहेगी, कॉन्शियस डिस्ट्रैक्ट रहेगा तो कॉन्शियस आत्मा के साथ जुड़ ही नहीं सकता, राइट। अभी कंसेप्ट ऑफ आत्मा समझाने के लिए मुझे और समय चाहिए। द एग्जिस्टेंस, द आत्मिक एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेल्फ, जिसको आप सेल्फ की बात करते हैं ना, वो, पर वो अलग अलग कंसेप्ट है, ठीक है। इसके लिए आप नादानुसंधान पढ़ेगा स्वामी शांताराम जी का, वहाँ से मालूम चलेगा कि हाउ, और इसमें ओम चैंटिंग और भ्रामरी और नादानुसंधान, इसका एप्लीकेशन कोरिलेशन पढ़िए, प्लस उधर कुंडलिनी जागृति, इन तीनों कोरिलेट करेंगे तो आपको समझ आएगा कैसे ये एक साथ कैसे चल सकते हैं, वहाँ इसका एप्लीकेशन वहाँ सामने आएगा। किसका? जब मिल्खा सिंह जी दौड़ रहे थे और उनकी हड्डी टूट चुकी थी, पर फिर उनकी स्पीड कम नहीं हुई, कम नहीं हुई। अगर शरीर का भान होता तो वो मेडल लेके नहीं आ पाते। वो तो सिर्फ ध्यान की स्थिति में, तो समाधि की बात कर रहा हूँ, ध्यान की स्थिति में ही आपका ध्याता का स्वयं की स्थिति समाप्त हो जाती है। मोबाइल बंद कर दो, पहला काम ये बढ़ाता है उल्टा। नंबर 2, सांस रोकना शुरू कर दो, आंखें बंद करना शुरू कर दो। इसके बाद तुम्हें किसी कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब क्या करें। बस अपना गोल याद रखना कि मुझे वृत्तियां कम करनी है, और करना मेरे कहने से सिर्फ इतना कर लो कि आंखें बंद कर लो और श्वास रोकने की कोशिश कर लो, बाकी अपने आप बदल जाएगा। योग में बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ना करने का काम और छोड़ने का काम है योग का। श्वास छोड़ दो, शरीर की एक्टिविटी छोड़ दो, ठीक है, सोचना छोड़ दो, बाकी अपने आप हो जाएगा। हाँ, देखिए भैया, आपको भी एग्जाम पास करना है, इनको भी एग्जाम पास करना है। इनके घर में एसी होगा, गर्मी में आराम से पढ़ लेंगे। आपके घर में एसी नहीं होगा, फिर भी आपको पढ़ाई उतनी करनी पड़ेगी। नंबर मिलेगा, टीचर नहीं देखेगा कि आपके घर में एसी थी या नहीं थी। तो हमारे अलग अलग पोटेंशियल्स हैं, उनको बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, उसमें कोई वो वही हमारे कारण शरीर है, हमको ये मिला है, हमको इन कंडीशंस के साथ ही ये काम करना है। दैट यू हैव टू एक्सेप्ट। नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं करना, उसमें कोई नहीं है। उन कंडीशंस के साथ ही आपको काम करना है। भाई किसी का जो घर है वो इस यूनिवर्सिटी के बगल में है, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, और किसी का घर पड़ रहा है एयरपोर्ट के पास। अब उस बेचारे को रोज यूनिवर्सिटी आने में पढ़ने के लिए घंटों समय खराब होगा। जो व्यक्ति यहाँ रह रहा है वो 2-3 घंटे रोज का अपना एक्स्ट्रा पढ़ लेगा, वो आगे चला जाएगा, राइट। तो उस व्यक्ति को जो एयरपोर्ट से आ रहा है उसको इस व्यक्ति से कितनी अधिक गुना मेहनत करनी पड़ेगी। There is no option out. So whatever the conditions you have got with reference to your कारण शरीर, जिसको भाग्य बोल दो, बाद में कुछ भी बोलो, मुझे उससे मतलब। You have to do everything with that with limitations and circumstances. You cannot argue for any circumstances. One cannot argue. कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता। जो आर्ग्यू करेगा वो उसका तो वृत्ति है, आर्ग्यूमेंट में यही वृत्ति भरी पड़ी रहेंगी, तो वृत्ति शांत कब होंगे। थैंक यू, सबका इशारा हो गया, मैं समझ गया। योग में कुछ करना चाहते हो तो ये आसन प्राणायाम का काम नहीं चल रहा है, ठीक है ना। योग में कुछ करना है तो मानसिक अभ्यास करो, ये चीज़ ये भी बता रहे हैं, और सभी जो इसके विद्वान लोग हैं यही बात करें। अध्यात्म जीवन में लाना है या मोक्ष लेना है, अब रोज करो ना 10 घंटे आसन, मोक्ष मिल जाए, मेरा नाम बदल दो।
जो वास्तविक गोल है, एम ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए भी मानसिक अभ्यास जरूरी है। प्रयत्न करो, जैसा नीलेश जी ने बताया, एसी में रह के भी पढ़ रहा है आदमी, और फैन है वो भी चल नहीं रहा है, गर्मी का सीजन है, एकदम छत के ऊपर वाले कमरे में रह रहा है, तो उसमें भी पढ़ रहा है। और थोड़ा सा तुम लोग कंफ्यूज न होना, यहाँ का जो संस्कार है वो अलग है, योग का संस्कार अलग है। जब आध्यात्मिकता की बात आएगी तो ये सब बार बार आएगा, और ये जो दुनिया में देख रहे हो संस्कार वो अलग है। साहब मेरे माँ बाप ने संस्कार नहीं दिया है, बोलते हैं ना, चोरी नहीं करेंगे, मेरे संस्कारों में नहीं है। योग का संस्कार इससे भी बहुत बड़ा है। 3 चीज मिलेगी तो बड़ा संस्कार, जानते हो ना आप लोग, सर ने पढ़ाया आप लोगों को बार बार। पतंजलि का संस्कार क्या है, वो कहाँ गई ऐसी, उसको श्लोक जरूर याद होगा, जानते हो ना सभी लोग, क्या है संस्कार। इसमें संयम और संस्कार जो दुनिया में दिख रहा है एक अलग है, और योग वाला जो संयम और संस्कार है वो अलग है, ठीक है ना। तो बारी का ध्यान जरूरी है। एक आपको सूचना दे दें, जैसा कि आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है कि ये प्रोग्राम काफ़ी लंबा है और लोग समझते हुए लेंदी है, हमारे कोई लेन देन नहीं है। रोज हम लोग नए नए कोई चीज़ कर रहे हैं, कि नहीं। ये अलग बात है कि कोई बैठे बैठे सो रहा है और कोई मोबाइल चला रहा है, अभी बताया नहीं इन्होंने, हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। तो हम कल भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे, ठीक है ना। संडे है, एक्चुअली क्या है कि 18 के बाद अब कोई प्रोग्राम, मतलब हम चाहते नहीं कि सर की रहे, किंतु हो सकता है लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्तर पर योग दिवस में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और मैं समझता हूँ कि ऐसा इतना बड़ा प्रोग्राम कभी हुआ भी ना हो सकता। तो उसमें बहुत तैयारी के लिए टाइम चाहिए, रात दिन लगना पड़ेगा, फिर भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और दूसरा गवर्नमेंट वाली भी जिम्मेवारी है, हम सोच रहे हैं सारे प्रोग्राम्स ये हैं, सुबह वाला आप कराइएगा 7 से 8 हैं। अरे बाप रे, संयम की तरह आप सुनाई दे रहा है, अब नहीं दीजिएगा, सुनाई दे रहा है, लाइट आ गई। तो लाइट आ गई, जैसा कि उन्होंने बताया, ये जो दोनों विद्वान वक्ताओं के जो वक्तव्य थे वो अंदर लाइट आने के लिए था, अंदर कुंडलिनी जागरण, क्यों था। तो ठीक है, वो जो 19 तारीख को जॉइंट डिसऑर्डर्स एंड योग, ये जो सेमिनार था, इसको हम लोग कल कर लेंगे संडे को, कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर टाइम मिलेगा नहीं, 18 तक लगातार चल रहा था, ये 19 वाला है, तो ये कल कर लिया जाए, क्योंकि काम को अच्छे ढंग से जितने प्लान किया गया उसको करना जरूरी है, नहीं कि छुट्टी है फलाना है, छुट्टी तो यूनिवर्सिटी वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो इसको संडे को कर लेंगे, 19/6 वाला प्रोग्राम।